हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और जिसमें आज हम लोग संविधान से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और PYQ में अक्सर देखने को मिलते हैं। आगामी परीक्षा चाहे वो बिहार पुलिस की हो या फिर ASO का हो, BSO का हो या फिर 71वीं BPSC की जो आगामी परीक्षा होने वाली है, स्पेशली इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो है ये। तो ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें अनुच्छेद कैसे याद हो सकते हैं, तो इसका एक ही तरीका है, रिवीजन डेली करते रहें। इस वीडियो को आप डेली एक बार देख लें, आपको टोटल अनुच्छेद याद हो जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज अनुच्छेद की सीरीज़ को। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है और भागों में बांटने के बाद इसको एक एक करके समझा गया है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को ऑलरेडी जानते होंगे। चलिए देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 की बात करेंगे तो संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है, यानी कि टोटल 28 + 8 राज्यों का उल्लेख इसमें देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 2 की बात करेंगे तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित होता है, यानी कि भारत से बाहर के नए राज्य या फिर क्षेत्र कोई है तो उसको प्रवेश कराना। अनुच्छेद 3 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्र सीमा व नाम में परिवर्तन के जो नियम हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे अनुच्छेद 3 में। इसी तरह अनुच्छेद 4 को अगर हम लोग देख लेते हैं तो अनुच्छेद 4 जो है कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई जो विधियां होती हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का संशोधन है। तो इस संशोधन को हम लोग अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं मानते हैं, ऐसा अनुच्छेद 4 में बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर आपको 11 तक टोटल ये जो है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान जब लागू हुआ था तब से लेकर, यानी कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो है उस समय जो प्रारंभ में नागरिकता दी गई है वो है। उसका अनुच्छेद 6 में बात करेगा तो पाकिस्तान से भारत को आने वाले जो लोग हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 7 की बात करेगा तो पाकिस्तान को प्रव्रजन, यानी कि जो पाकिस्तान में जाने वाले हैं, भारत से जाने वाले जो हैं पाकिस्तान से, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 8 की बात करेगा तो इसमें भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। इसमें अक्सर हम लोग NRI के बारे में सुनते हैं तो उनसे संबंधित अधिकार मिलेंगे। अनुच्छेद 9 जो है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो 9 को अगर याद रखना है तो 9 को 9 से याद रख लीजिए, यानी कि हमारी नागरिकता समाप्त करने की बात कर लेता है। अब इसमें अक्सर होता है जैसे अगर विदेशी देश या राज्य की हम लोग नागरिकता स्वीकार कर लें तो हो जाए, या फिर युद्ध हो रहा है तो फिर दूसरे देश की मदद कर रहे हैं तो हो सकता है, या फिर भारतीय सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता को निलंबित कर दिया जाए तो हो सकता है। तो इन रीजन से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, और साथ ही साथ अनुच्छेद 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि के द्वारा विनियमित किया जाना। तो अनुच्छेद 11 जो है इसी से संबंधित एक नागरिकता अधिनियम है हम लोग का 1955 वाला, उसको याद रखिएगा। ये बना था उसी समय, नागरिकता का अधिकार दिया गया था कि कैसे आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो उसमें देशीकरण हो गया, वंश से हो गया, जन्मजात हो गया, पैतृक रूप से हो गया, और किसी भूभाग के शामिल होने पर हो गया। तो इन सब चीज़ों से जो है आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसका जो है पालन किया गया है। और इससे संबंधित एक रिसेंट करेंट का डेटा भी याद रखिएगा। अभी NRC जो आया था अभी वो संबंधित है 2019 वाला, तो वो भी उससे याद रखिएगा, नागरिकता से संबंधित है, रिसेंट आया हुआ है। आगे देख लेते हैं नागरिकता के बाद अनुच्छेद 12 वैसे तो काम का नहीं है, परिभाषा ही है राज्य की। इसमें अनुच्छेद 13 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मूल अधिकारों से असंगत अगर कोई भी विधि बनती है तो वो इसके तहत पूरी तरह से उसका अल्पीकरण करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 13 में दी गई है। मूल अधिकारों से संबंधित अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो कि उसका अल्पीकरण करेगा तो इसके तहत उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में जो है वो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, इन दोनों से संबंधित प्रावधान जो है दिए गए हैं। और नेक्स्ट 15 जो है उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ये 5 चीज़ जरूर याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछता है कि धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान, इनके अलावा किन चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं है इसमें। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसके, जैसे कि 15 के 3 में अगर आप लोग जाते हैं तो इसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो है अनुच्छेद इसमें प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट
अनुच्छेद 16 की बात कर लें तो अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक और स्वतंत्रता विषय कुछ विधियों का यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित आपको अनुच्छेद इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 19 में कुल 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 की बात करेगा तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ए में है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है 1901 और ए के अंतर्गत, यानी कि 19 का 100+1 के ए के अंतर्गत प्रेस वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और उसी तरह से 19 का बी कहेगा तो शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेना। 19 का सी कहेगा तो संगम या संघ बनाना। डी कहेगा तो देश में कहीं भी घूमने या संचरण की स्वतंत्रता। 19 का ई कहेगा तो इसमें कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19 का एफ जो था संपत्ति से संबंधित था, लेकिन इसको जो है निरस्त कर दिया गया है और यह निरस्त किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और इसके तहत इसको समाप्त करके अनुच्छेद 300 के ए के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19 के जी में जो है व्यवसाय या वृत्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 20 में क्या है। तो अनुच्छेद 20 में भी 3 तरह के प्रावधान है। जैसे 20 के ए में कहेगा तो कोई कार्यात्तर कानून लागू नहीं किया जाता, यानी कि कार्य करते समय अगर कोई नियम का उल्लंघन हुआ होगा तभी ऐसा कोई दंड दिया जा सकता है। दूसरा है कि कोई दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा बी में 20 के। दोहरा दंड का तात्पर्य यानी कि अगर कोई अपराध आपके द्वारा हुआ है या फिर कोई कर रहा है तो उसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को एक बार दिया गया है दंड तो उसी काम के लिए, अपराध के लिए फिर दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा सेकेंड टाइम। तो इस चीज़ का प्रावधान है। और तीसरा स्व अभिशंसन नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप अपने खिलाफ गवाही देंगे, इसके लिए आपको जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान 20 में किया गया है। तो ये आपका 20 का अनुच्छेद था, इसको देख लीजिएगा। यानी कि अपराध और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है टोटल 20 वाला। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ऐसे 21 तो आप लोगों को एक वीडियो मैंने अलग से बना के रखा हुआ है अनुच्छेद 21 से संबंधित, आप उसको जा करके देख सकते हैं। उसका मैं लिंक दे दूंगा इसमें, जो कि टोटल 35 से भी ज़्यादा स्वतंत्रताएं जो हैं अधिकार हम लोग को अनुच्छेद 21 के तहत मिलते हैं कि कौन कौन से। जैसे प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता की है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, प्राइवेसी वाला है, शादी मनपसंद करने की स्वतंत्रता है, विदेश घूमने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह के टोटल 35+ अधिकार हैं जो आपको मिलते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। एक तरह से ये व्यापक अधिकार है, तो इसको देख लीजिएगा। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो एक पढ़े होंगे आप लोग, अक्सर ये परीक्षा में पूछता है कि गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन से हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल की बात अगर हम लोग कर लें तो गोल्डन ट्रायंगल जो होता है वो 3 अनुच्छेदों को कहा जाता है। पहला अनुच्छेद 14 और उसके बाद एक बन जाएगा आपका अनुच्छेद 19 और एक बन जाएगा अनुच्छेद 21। तो इन तीनों को बहुत मस्ट याद रखिएगा कि गोल्डन ट्रायंगल अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं। तो 14, 19 और 21 तीन होते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 21 का क। अनुच्छेद 21 का क जो है शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा की बात इसमें की जाती है। तो इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के तहत और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसमें ऐसा बताया गया है इसको कि राइट टू एजुकेशन जो है इसको 2009 में अधिनियम ला करके और 1 अप्रैल 2010 से इसको पूरी तरह से लागू कर दिया था। तो इसको बढ़िया से आप लोग याद रख लीजिए कि जो अनुच्छेद 21 का क है वो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, शिक्षा से संबंधित है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 22 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण यानी कि निवारक निरोध है। निवारक निरोध कहने का तात्पर्य है कि अपराध करने से पहले किसी व्यक्ति को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो अपराध न कर सके तो उसको निवारक निरोध कहा जाता है, उससे इसमें संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 जो है बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध करता है, यानी कि बलात्श्रम कहने का तात्पर्य कि जबरदस्ती, जबरन, बेगारी प्रथा किसी से नहीं करवाया जा सकता है। 24 में है कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। ये अक्सर परीक्षा में पूछता है कि 24 में जो है मान लीजिए अगर कोई खतरनाक जगह है जहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते तो इसके एज को याद रखिएगा। आयु वर्ग जो है वो 14 वर्ष तक का है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता है। तो यह भी जस्ट ये UPPCS में पूछा गया था, जस्ट अभी कुछ दिन पहले का प्रश्न है कि उसमें ऐसे दिया गया था कि 12 वर्ष से कम का कोई बच्चा है कार्य कर रहा है तो वो किससे संबंधित होगा। तो इसको याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद 24 से ही संबंधित होगा। तो रिलेट करके प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें आप लोग। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 25 को। अनुच्छेद
25 की बात करें तो अब ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण के और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की है, ये पूछता है अक्सर। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर जो लगाते हैं उसके बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कि शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश अथवा पूजा में उपस्थित होने की जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करवा सकते। 29 भी अक्सर पूछता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना जो है अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद आ जाइए 31 जो था। अनुच्छेद 31 जो था वो संबंधित था आपका संपत्ति से संबंधित, लेकिन जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जा चुका है। उसके बाद अनुच्छेद 32 आता है जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और BR अम्बेडकर के द्वारा इसको भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरह से संरक्षण की शक्ति भी दी गई है कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके तहत आपके लिए 5 प्रकार की रीट निकाल सकती है। जैसे अगर देखना चाहें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, तो इस तरह के अधिकार जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी देख लीजिएगा, ये संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 33 की बात करेंगे। ये सब वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख सकते हैं एक बार, जैसे कुछ अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने, यानी कि एक तरह से जो अर्धसैनिक बल हैं उनसे संबंधित, खास करके जैसे स्टेट पुलिस होते हैं तो उनसे संबंधित है कि उनके अधिकारों पर जो है संसद नियमन करेगा। और उसी तरह से जब सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ हम लोग अक्सर सुनते हैं, तो मार्शल लॉ से संबंधित जो होता है अधिकार वो सब संसद के पास है। और ये जो पूरा मौलिक अधिकार है ये जो है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी कराने का विधान रखता है। अनुच्छेद 35 में इसको याद रखिएगा। चलिए, तो हमने मौलिक अधिकारों को देख लिया जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पूरे भरे हुए हैं। अब आगे हम लोगों को देखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेकर 51 तक इसमें वर्णन रहता है इसका, और इसको जोड़ा गया है अलग से, सबको पता होगा, स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिश पर। अनुच्छेद 36 जो है इसमें राज्य की परिभाषा फिर से रिपीटेड है। और अनुच्छेद 37 की बात करेगा तो इसमें जो DPSP है वाद योग्य नहीं होता है, इस चीज़ का वर्णन मिलेगा। अनुच्छेद 38 इंपॉर्टेंट है जो पूछता है कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए और सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व दिए गए हैं। और अनुच्छेद 39 का ये जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 39 की अगर बात हम लोग करें तो अनुच्छेद 39 का एक जो है याद रखिएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 का ए वाला, और एक D पूछता है पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये 2 चीज़ मुख्य रूप से याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। नेक्स्ट आ जाइए अनुच्छेद 40 वाला। तो अनुच्छेद 40 वही गांधी जी के सपने को पूरा करने वाला जो था, ग्राम पंचायतों का गठन, इसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आता है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जिसके तहत स्कूल, पंचायत और नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे इसको। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो इसमें रखा गया है। और अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। 43 में वही मनरेगा से संबंधित कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 के क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और 43 का ख जो कि इम्पोर्टेंट है, सहकारी समिति को बढ़ावा देना, और इसको जोड़ा गया है वही 97वां संविधान संशोधन, आप लोग पढ़े होंगे, सहकारिता वाला, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है नागरिक एक समान नागरिक संहिता जो है हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सिविल संहिता जो है वो गोवा में पहले से लागू थी, पुर्तगाली लागू करके गए थे, लेकिन अभी लेटेस्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तराखंड में लागू हो चुका है विधेयक बना करके। और सेकेंड स्टेट की बात कर लें तो गुजरात अभी इस कार्य की तरफ अग्रसर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट की व्यू से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 जो कि शिक्षा से ही संबंधित है और ये बालकों के लिए संबंधित है। और इसमें अक्सर बताया गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा जो है अनिवार्य की जाएगी, वो भी निःशुल्क होगी। अनुच्छेद 46 जो है SC और ST तथा अन्य दुर्बल वर्ग जो है उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हित की अभिवृद्धि करता है। अनुच्छेद 47 जो है वो पोषण से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 पूछता है अक्सर कृषि और पशुपालन का संगठन। और साथ ही साथ अनुच्छेद 48 का क जो है वो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की संरक्षा करता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 49 को, तो अनुच्छेद 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थान और वस्तु जो है उनका संरक्षण करना नागरिकों का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 50 जो कि इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और साथ ही साथ अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, इसको याद रखिएगा।
तो इस तरह से 36 से 51 तक हमने DPSP को पूरी तरह से देख लिया है। अब आगे देख लेते हैं। एक जोड़ा गया है 51 का को जो कि मूल कर्तव्य है, इसमें टोटल इसको अगर हम बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में, उसी समय इसको जोड़ा गया था और इसमें टोटल अनुशंसा हुई थी कि 8 कर्तव्यों को जोड़ा जाए, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही इसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। और फिर बाद में एक 86वां संविधान संशोधन जो आपको बताए थे शिक्षा से संबंधित है, इसके तहत 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया है कि अभिभावक जो है उनका कर्तव्य होगा कि बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएं। तो ये जो है अनुच्छेद 51 क से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। इसमें टोटल वर्तमान में 11 तरह के कर्तव्य जो हैं नागरिकों को दिए गए हैं। और इसका अगर प्रावधान हम लोग कहेंगे तो रूस से किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछता है। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हैं कर्तव्य को तो मौलिक अधिकार को, तो मौलिक अधिकार की बात हम लोग करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों को हम लोग अमेरिका से लिए हुए हैं, उसी तरह से मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं, दोनों याद रख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कहते हैं ना कि किसी को अगर कार्य करने के लिए कहिएगा तो वो रूस जाता है, तो वो वाला चीज़ है कि कर्तव्य जो है वो रूसने की बात करता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, इनको ऐसे लगातार आप याद रख सकते हैं, या फिर कई बार आप लोग ट्रिक भी सुने होंगे, पकानी कोका दुयोदशम करके कई लोग बताते भी हैं इसको, तो आप रिमेंबर कर सकते हैं ऐसे। जैसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में है, 53 में संघ की कार्यपालिका के प्रधान, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणीय पद्धति है। उसके बाद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि है जो कि 5 वर्ष तक है, और पुनर्निर्वाचन के लिए 57 में आपको पात्रता मिलेगा जो कि कई बार हो सकता है, और 58 में इनकी निर्वाचन अर्हताएँ हैं, योग्यता कह सकते हैं। अनुच्छेद 59 में वही पद के लिए सेवा शर्तें, 60 में इनके शपथ की बात, और 61 में महाभियोग चलाने की बात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 62 का। अनुच्छेद 62 में वही राष्ट्रपति के पद अगर खाली रहता है उसको भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 63 से लेकर के अब उपराष्ट्रपति के बारे में है, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अक्सर पूछता है, अनुच्छेद 64 याद रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करने का प्रावधान होता है वो अनुच्छेद 65 में दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में, उपराष्ट्रपति का पदावधि वही 67 में हो जाता है। और उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको देखते चलेंगे। जैसे उपराष्ट्रपति का शपथ कहेगा तो अलग से दिया हुआ है अनुच्छेद 69 में, तो 3 लोगों का याद रखिएगा। अक्सर हम लोग जैसे अनुसूची पढ़ते हैं तो अनुसूची में जो है शपथ का उल्लेख जो हम लोग पढ़ते हैं, शपथ जो है तीसरी अनुसूची में जो रखा गया है, तो उसमें जो है कुछ लोगों का शपथ की बात नहीं दी गई है, तो उसमें राष्ट्रपति हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन 3 लोगों का शपथ अलग से अनुच्छेद में दिया गया है, तो उसको याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 71 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन में कोई भी अगर विषय का मतलब अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं या फिर निर्णय करेगा सुप्रीम कोर्ट इसका, ये जो है अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है जो कि निलंबन परिहार लघुकरण से संबंधित है, इसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग की ज़रूरत का चीज़ जो है अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 74 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में दिया गया है कि इनका शपथ वगैरह दिलवाया जाएगा, और अनुच्छेद 75 के 1 में ही प्रधानमंत्री का भी प्रावधान है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 76 जो कि महान्यायवादी का चर्चा करता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 77 भी इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार के जितने भी कार्य का संचालन होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, भले ही प्रधानमंत्री उसका क्रियान्वयन करते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 77 में है। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 78 जो कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को दर्शाता है, तो अक्सर पूछता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 78 में मिलेगा आपको, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको संसद के बारे में मिलेगा, तो संसद के कुछ आर्टिकल हैं जिसको याद रखिए। जैसे अनुच्छेद 79 में आपको संसद का गठन मिलेगा जिसमें कि तीनों लोग होंगे, कौन कौन, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर ही संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना मिलेगी, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 82 में आपको जनगणना के पश्चात पुनः परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, इसकी चर्चा आपको मिलेगी। और नेक्स्ट वाला जो बताया गया है अभी 2026 में होने वाला है उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद 83 में है कि संसद के सदनों की अवधि है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है 85 याद रखिएगा, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का जो है मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा।
उसके बाद राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में, और सदन में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार जो है वो 88 में दिया हुआ है। इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। उसके बाद राज्यसभा का सभापति और उपसभापति ये जो है अनुच्छेद 89 में दिया गया है। तो इसमें देखिए, अगर इसको हम याद करते हैं तो इसके साथ साथ एक और हम लोग को फ़ायदा हो जाएगा, क्या, दोनों को रिलेट करके। जैसे अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, उसी तरह से अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सेम रहेंगे। उसी तरह से 89 के बाद जब 90 आएंगे तो उपसभापति का पद रिक्त होगा, तो जो उसके बाद होंगे पद त्याग और पद से हटाए जाना जो है वो संबंधित है इससे। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना वो 90 में। उसी तरह से 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्यागी जो है इससे संबंधित है। 91 की बात करेगा तो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे अध्यक्ष के जगह पर उपाध्यक्ष काम करेंगे 95 में। जब 92 की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है कि जब सभापति या उपसभापति को अगर पद से हटाया जाना है तो वो पीठासीन नहीं रहेंगे, इसका प्रावधान करता है। सेम इसी तरह से अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद पर अगर रहेंगे तो उन पर अगर हटाने का आरोप लगता है तो वो पीठासीन नहीं रहेंगे, वो 96 में है। तो यहाँ पे 89, 90, 91 बाद में सेम वही रहेगा, 93, 94, 95, 96। तो ये याद कर सकते हैं, अक्सर मिलान करने वाले में देता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपको मिलेगा संसद का सचिवालय, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 98 में मिलता है। बाकी आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक अनुच्छेद 100 की बात करें तो इसमें निर्णायक मत की बात करें, गणपूर्ति की बात करें तो ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 102 जो है सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 105 अक्सर पूछता है कि ये संसद सदस्य जो हैं उनकी विशेषाधिकार किसमें, तो वो 105 में मिलते हैं, इसको याद रखिएगा। और दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो कि अनुच्छेद 103(8) में संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और ये टोटल 3 बार हुआ है अभी तक, इसको भी याद रखिएगा, जो कि एक दहेज वाले पर, आतंकवाद वाले पर और एक बैंकिंग वाले पर, 3 पर हो चुका है, इसको याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं धन विधेयक से संबंधित है। तो धन विधेयक के बारे में जैसे अनुच्छेद 109 में धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको दिया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा है। धन विधेयक पर पुनः अनुमति की बात करें तो ये अनुच्छेद 111 में दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की बात कर लें तो केंद्र का जो बजट होता है अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर संसद में प्राक्कलन समिति की बात करें तो वही संचित निधि पर ही खर्च होगा या फिर खर्च होता है तो उस पर विचार नहीं होगा, 113 में मिलेगा। विनियोग विधेयक पूछता है 114 वाला, बजट में खर्च के लिए इसको लाया जाता है। उसी के बाद अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात करेंगे, अनुच्छेद 115, लेखानुदान 116 में आता है और वित्त विधेयक 117 में आता है, याद रखिएगा। बजट वाला 112 में, वित्त विधेयक 117 में, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता जो है अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसमें चर्चा है। और 122 कहेगा तो न्यायालय के द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी, इसका प्रावधान है और शक्ति दी गई है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 123 जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति दी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सेम इसका अनुच्छेद 123 में अगर देखिए 1, 2, 3 अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति का, और इसी को हम उल्टा कर दें 2, 1, 3 तो ये हो जाएगा राज्यपाल का। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। जैसे अब उच्चतम न्यायालय की बात कर लेंगे तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, इसको अच्छे से आप लोग याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 28 जनवरी 1950 के बाद ये मुख्य रूप से काम करना शुरू कर दिया था, इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए।